हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती रामकुमारी टीचिंग महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में सभी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान की अफवाह प्रणाली, इसके अंदर अफवाह प्रणाली के अंदर अपन ने अरब सागर का अफवाह तंत्र वो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र आज हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इस भाग के अंदर राजस्थान की लगभग 22.4% भाग, कितना प्रतिशत आता है? 22.4% भाग जो राजस्थान का बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र माना जाता है। ठीक है ना, अफवाह तंत्र माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में ये जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां किसकी साइड नदी है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा गंगा की साइड नदियां हैं। ठीक है ना, गंगा की साइड नदियां सारी, और लास्ट में गंगा नदी जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है, विसर्जित करती है। तो बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो अभी अपन बंगाल की खाड़ी के अंदर जो पहली नदी है अपनी चंबल नदी, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे आज। चंबल नदी, चंबल नदी, ये चंबल नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी का मुख्य रूप से मैन तो चंबल नदी जो है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत बातें मैं पहले लिखता हूं। पहली बात, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कौन सी? चंबल नदी। दूसरी बात, राजस्थान की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी है। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी है। इसका अफवाह तंत्र जो है क्षेत्र सबसे बड़ा है, अफवाह क्षेत्र वाली नदी है। ठीक है। तीसरी विशेषता, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। लेकिन कई किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा माही नदी, कि माही नदी जो है ये वर्ष लगभग बहती है। लेकिन कई बार क्या होता है, शुष्क ऋतु के अंदर इसके अंदर पानी क्या होता है? सूख जाता है। इसलिए चंबल नदी को ही राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी माना गया है। ठीक है, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी है, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी। ठीक है भाई, राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल का मतलब जानते हो? सतही जल का मतलब जो धरातल पर जल पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो सतही जल है वो कौन सी नदी में पाया जाता है? चंबल नदी के अंदर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि चंबल की सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, वो है पूर्वा नदियां, तो इन नदियों के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से इस नदी का पानी जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक सतही वाली नदी है। दूसरी बात, इसको राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहा जाता है। कामधेनु नदी भी कहते हैं। इसको चर्मणवती नदी भी कहा गया है। चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसको कहते हैं? चंबल को। राजस्थान की चर्मणवती नदी किसको कहते हैं? चंबल को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो इसकी खासियत हो गई। फिर बात करते हैं इसकी उद्गम स्थल की। तो बेटा इसका उद्गम जो होता है वो होता है मध्य प्रदेश के अंदर।
पहाड़ियों का नाम आता है जानापाओ की पहाड़ियाँ। जानापाओ की पहाड़ियाँ। और मुख्य अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये जानापाओ की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत में है। विंध्याचल पर्वत, ठीक है भाई। विंध्याचल पर्वत माला जो है, इस विंध्याचल पर्वतमाला की जानापाओ की पहाड़ियां हैं महू के निकट। यहाँ से इस नदी का क्या होता है उद्गम, ठीक है। यहाँ से उद्गम होने के बाद में यह नदी राजस्थान, यहाँ देखो एक तो यह नदी राजस्थान से पहले, यह नदी पहले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, बहने के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, फतेहाबाद जिले में है मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। समझ में आया कि कहां से निकली? मध्य प्रदेश से निकली, जानापाओ की पहाड़ियों से। कहां से निकली? मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकली। निकलने के बाद में मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है और उत्तर प्रदेश में कुछ दूर बहने के बाद में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी के जरिए मिल जाती है। तो ये इसका उद्गम स्थल हो गया। उद्गम स्थल से लेकर इसकी जो कुल लंबाई है, उद्गम स्थल से मुरादगंज तक इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर। कई किताबों के अंदर 965 भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं, 965 या 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में जो है ये नदी केवल 153 किलोमीटर में बहती है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 153 किलोमीटर, ठीक है। 153 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है तथा 241 किलोमीटर ये राजस्थान व एमपी की सीमा पर, बहती है। समझ में आ गई बात आपकी? इसकी लंबाई टोटल 966 है, राजस्थान में 153 है और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है 241 किलोमीटर में। सीमा पर कौन कौन सी जिले? तो आपका उत्तर आ जाएगा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इन 3 जिलों की सीमा पर ये 241 किलोमीटर में बहती है। एक साइड में मध्य प्रदेश, दूसरी साइड में राजस्थान। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से चंबल नदी की खास बातें सारी मैंने आपको दिखा दी है। फिर अगर और बात करें इसके बारे में तो देखो, ये जो नदी है चंबल नदी, इस पर राजस्थान में सबसे ज्यादा बांध बनाई गई है। राजस्थान में सर्वाधिक बांध जो कौन सी नदी पर? चंबल पर। कितने बांध बनाए गए? 4 बांध है। नाम लिख रहा हूं मैं। पहला बांध जो है वह है आपका गांधी सागर बांध। इसका सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध। दूसरा आ जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा आ जाएगा आपका कोटा बैराज और एक चौथा बांध हो गया। चौथा बांध जो है वो है आपका जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये 4 बांध है, ठीक है। चंबल पर कितने बांध? अभी 4 बांध।
ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हो जाएगा, देखो गांधी को राज, गांधी को राज, ये ट्रिक याद रही तो चंबल की बात याद रही। गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये क्रम से है निर्माण के आधार पर। मतलब सबसे पहले गांधी सागर बांध बना, फिर कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर। कोटा बांध को बनाया गया था गांधी सागर का पिक्का बांध बनाया था, काकद्वीप पिक्का बांध, काकद्वीप पिक्का बांध बनाया गया था। मतलब काकद्वीप पिक्का बांध मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बड़ा बांध है, अब नदी के अंदर पानी ज्यादा आ गया, बांध भर गया, तो पानी को छोड़ना पड़ता है, इसलिए उस बांध से 15-20 किलोमीटर आगे दूसरा बांध बना देते हैं ताकि उसका पानी बेकार नहीं जाए। तो इस प्रकार से पानी को रोकने के लिए कोटा बैराज बनाया गया है। इनमें से देखो 1, 2, 3 इन पर जल विद्युत की परियोजना भी चल रही है। जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जल विद्युत परियोजना मतलब यहाँ पर जल विद्युत हवा बनाई जाती है। कोटा बैराज का मतलब होता है इसका पानी केवल कृषि के सिंचाई, कृषि की सिंचाई के ही काम में लिया जाता है कोटा बैराज। तो जल विद्युत परियोजना है, लाइट बनती है 50% आधी लाइट मध्य प्रदेश को और आधी राजस्थान को इनसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से चंबल नदी पर ये 4 बांध बनाए गए हैं। दूसरी और खासियत चंबल नदी की खासियत क्या है, चंबल नदी जो है उत्खाल भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खाल भूमि के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्खाल भूमि के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा कि उत्खाल भूमि के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। उत्खाल भूमि प्लस अवनालिका अपर्दन जो है सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। तीसरी एक डांग क्षेत्र है, इसी उत्खाल भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र भी बोलते हैं। उत्खाल भूमि पर जो पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन बीहड़। तो बीहड़ क्षेत्र, उत्खाल भूमि, डांग क्षेत्र और नाम लिखो, उत्खाल भूमि, बीहड़, अवनालिका, अपर्दन। अवनालिका अपर्दन के साथ में एक नाम होता है डांग क्षेत्र, ठीक है। इन चारों नामों के लिए प्रसिद्ध कौन सी है भाई, कुख्यात चंबल नदी। अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा चंबल नदी करती है, ठीक है। अवनालिका जानते हो क्या होती है, 1 मिनट में बता देता हूँ। पहले उत्खाल भूमि समझते हैं। उत्खाल भूमि, देखो उत्खाल भूमि का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नदी बह रही है, जैसे ये कोई नदी बह रही है इस प्रकार से, अब इस नदी के दोनों साइड पार्श्व वाले भागों के अंदर अवनालिकाएं बन जाती है। देखो अवनालिका भी आ जाएगा इसमें, अवनालिका अपर्दन, ठीक है। अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या है, अवनालिका मतलब नालियां, जब बारिश का पानी या नदी का पानी जो भी है कटाव इस प्रकार से नालियों के रूप में पानी कट रहा है और जहां से पानी कट रहा है वहां पर नालियां पड़ जाएगी, उसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो जैसे मान लो इस नदी के किनारे वाले भाग के अंदर काफी दूर तक इस प्रकार से गहरी खाइयां बन गई और इधर से कटा होकर पानी आ रहा है, ठीक है। नालियां बन गई कितनी, 200 मीटर गहरी, काफी गहरी होगी। इसी प्रकार दूसरे भाग में यहाँ पर और नालियां बन गई, फिर आगे और नालियां बन गई, इस भाग के अंदर भी इस प्रकार से नालियां बन गई, इस भाग में नालियां बन गई, इस भाग में भी इस प्रकार की नालियां बन गई। तो ये देखो ये नाली है, ये नालियां मान लो कि 200 मीटर गहरे रास्ते और ये वाला भाग क्या है, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। दो अवनालिकाओं के बीच वाला ऊपर वाला भाग जो उसको बोलते हैं उत्खाल, ठीक है। अब दोनों साइड में नालियां तो वो जमीन क्या होगी, बंजर, किसी काम में नहीं रहेगी, वहां पर कच्ची वगैरह नहीं कर सकते भाई, कच्ची करने के लिए जाएंगे कैसे, मशीन कैसे लेके जाएंगे, तो जमीन भूमि बंजर जमीन होगी, उसको कहते हैं उत्खाल भूमि। और जब वर्षा के दौरान
इस भूमि पर जंगल हो जाते हैं, काफी सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं, ठीक है ना, काफी सारे जैसे मान लो पेड़ पौधे हो गए, तो इस जमीन को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको बोलो, तो इसको कहा जाएगा आपका बीहड़। बस जंगल हो गया ना उसका भूमि पर, तो जंगल हो गया तो उसको क्या कहते हैं, बीहड़ बोलेंगे। और ये वनाली का पतन हो गई, इसी को उत्पाद भूमि कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर फिर घाटियां बन गई, जैसे मान लो इस प्रकार से यहाँ पर कोई वनाली का पतन हो गया, यहाँ पर कोई वनाली का पतन हो गया, तो ये घाटियां बन गई, देखो 100 मीटर 200 मीटर, तो बीच बीच में घाटियां बन गई, तो ये ड्रामना क्षेत्र बन जाता है। क्या बन गया, ड्रामना क्षेत्र। तो इस ड्रामना क्षेत्र के अंतर्गत डाकू रहते हैं, डाकू क्या करते हैं, यहाँ पर छिप जाते हैं पुलिस के डर से, इसलिए डाकुओं का एक निवास स्थान हो गया, इसलिए इसको डांग क्षेत्र कहा जाता है। डाकुओं का क्या हो गया भाई, निवास क्षेत्र, और निवास क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा, उत्पाद भूमि, वनाली का पतन, डांग क्षेत्र, ये सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होगी क्या होगी। तो इसके लिए ये चंबल नदी का विख्यात प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है उत्पाद भूमि के लिए। फिर देखो अपन राजस्थान के मानचित्र में अगर थोड़ा सा इसको समझें, तो जैसे मान लीजिए राजस्थान है, यहाँ तो विंध्याचल पर्वत के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, जानापुर की पहाड़ियां, यहाँ से ये नदी निकली, और यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में ये प्रवेश करेगी आपकी, कहाँ से करेगी, चित्तौड़गढ़ में, जिले का नाम चित्तौड़गढ़, तहसील का नाम भैंसरोडगढ़, ठीक है ना, भैंसरोडगढ़, और गांव का नाम पूछे वहां पर कौन सी जगह, तो 84 नामक स्थान, चय का नाम याद रखना, चय से चंबल नदी, चय से चित्तौड़गढ़, चय से 84 और चय से चूलिया। चय का याद रखना, देखो मतलब चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 नामक जगह से प्रवेश करती है, और जहां पर प्रवेश करती है उस स्थान पर एक जलप्रपात नदी, क्या नाम इसका, चूलिया जलप्रपात। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा है, चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई है वो लगभग 18 मीटर, ठीक है। तो देखो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले भानपुरा तहसील के अंदर यहाँ पर है गांधी सागर बांध, और इस चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात से पहले एक नदी मिलती है, इसमें बामणी नदी जो है यहीं पे मिलती है। फिर आगे देखो, इसके आगे थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे, लगभग 16 किलोमीटर है उसी से, इसके आगे आ गया आपका राणा प्रताप सागर, फिर देखो कोटा के अंदर जवाहर सागर, कोटा बैराज, और यहाँ पर ये सीमा पर रहती है धौलपुर वगैरह की, और आगे यमुना नदी आ गई, इसके अंदर नदी मुरादगंज, यहाँ पर आकर इसके अंदर मिल जाती है, और यमुना जाकर किस मिल गई, यमुना आगे जाकर गंगा के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो 4 बांध है, चित्तौड़गढ़ के 84 नामक जगह से प्रवेश करती है, और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में ये नदी मुरादगंज में जाकर मिल जाती है। बामणी नदी इसकी सहायक नदी है, एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी बनास नदी, बनास, आगे बढ़ेंगे बनास नदी को, रामेश्वरम नामक स्थान पर, रामेश्वरम, ठीक है ना, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, इस रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर ये नदी जो है
चंबल के अंदर मिलती है। कौन सी? बनास नदी। और बनास जो नदी है बनास नदी का यहाँ पर रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम है। एक नदी और है यहाँ पर सीप नदी और मिलती है। तो सीप नदी, बनास नदी और चंबल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? रामेश्वरम के सवाई माधोपुर नामक स्थान पर। ठीक है, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर। इसके अलावा एक नदी है यहाँ पर आहू नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर इसमें मिलती है। इसके अलावा कालीसिंध नदी इसमें मिलती है। ठीक है ना, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सारी सहायक नदियां मिलकर चंबल नदी का अंदर इसके अंदर छोड़ देती है। इस प्रकार से ये नदी जो है राजस्थान के कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ से बहती है और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर की सीमा पर बहती हुई आगे जाकर इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसके बाद इसकी कुराल नदी, मेज नदी इसकी सहायक नदी है। कुराल नदी, मेज नदी, ये भी इसकी क्या है? सहायक नदियां। सहायक नदियां सबसे बड़ा तंत्र चंबल का ही है। तो डियर साइंस स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आएगा चंबल नदी के बारे में। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में